भभक्ति आग ना सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना। भभक्ति आग ना सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 10 घंटे पढ़ाई ना सही, 5 घंटे ही बनाए रखना। 10 घंटे पढ़ाई ना सही, 5 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है। मरना भी नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन कठिन है, यह बात अपने दिल को बताए रखना। यह बात अपने दिल को बताए रखना। थोड़ा ही सही पर रोज़ पढ़ाई जारी रखना। रोज़ पढ़ाई जारी रखना। ये हाल हो गई है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की, जहां पढ़ाई 10-10 घंटे हुआ करती थी, एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद पढ़ाई 2 घंटे नहीं हो पा रही है। यदि आप वाकई में एक सीरियस अभ्यर्थी हैं और वाकई में आपका सपना वर्दी है और वाकई में आप अपने माँ बापों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस को आप कभी ना छोड़िएगा। यदि आप प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं, आप रिवीजन छोड़ रहे हैं, तो निश्चित ही आप कंपटीशन में पीछे छूट जाएंगे और आपके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। जय हिंद प्यारे साथियों। प्रगति परिवार आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पर्यावरण के ऐसे प्रश्न जो विगत वर्षों में यूपी पीजेल वार्डर और यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला लेकर आए हैं। और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए। तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके पहले हमने साइंस की श्रृंखला देखी है और विगत वर्षों में साइंस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण के प्रश्न और हो सकता है 2 से 3 वीडियो इसकी बने, तो प्लीज़ आप सारी वीडियो को बारी बारी करके देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखा गया है कि कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है। तो कहने का अर्थ सीधा सीधा यही है क्वेश्चन में कि इसमें आपको ये ढूंढना है कि राजस्थान में कौन सा वन्य जीव विहार स्थित नहीं है। पहला लिखा गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में ही स्थित है। अगला सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में ही स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में स्थित है। और बच रहा सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में पड़ जाएगा, जो महाराष्ट्र में पड़ जाएगा, महाराष्ट्र में है। यहाँ टाइगर रिजर्व की बात की गई है तो आपको ध्यान देना है जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई है बाघों के संरक्षण के लिए। और वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में टाइगर रिजर्व जो इनकी संख्या है 55 टाइगर रिजर्व हैं। और बात की जाए कि पहला टाइगर रिजर्व कौन है, पहला इसका नाम है जिम कॉर्बेट हो जाता है। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट हो जाता है। और बात की जाए कि 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो 55वां टाइगर रिजर्व आपको ध्यान देना है रानी वीरांगना दुर्गावती हो जाता है। और जो पड़ेगा मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश में। और बात की जाए जो 54वां टाइगर रिजर्व है, 54वां जिसे हम कहते हैं गुरु घासीदास ये पड़ जाएगा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और वहीं बात की जाए कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, तो सबसे अधिक बाघों की संख्या अगर आप देखेंगे सबसे अधिक बाघ एमपी में पड़ जाएगा। और इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और बाघ दिवस की बात की जाए, बाघ दिवस पड़ता है 29 जुलाई को पड़ जाएगा, 29 जुलाई को। और अगर ध्यान दें 29 अगस्त को, तो 29 अगस्त को भी एक दिवस है, 29 दिवस यहाँ खेल दिवस है। खेल दिवस 29 अगस्त को हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को और देखते हैं जो अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरोध में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड का जिला है चामोली जिला में इसकी शुरुआत की गई है 1973 में।
1973 में यहाँ नेतृत्व करता जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जो नेतृत्व करता है सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं सुंदरलाल बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा। और इनके साथ में एक महिला बहुत ज़्यादा फेमस है, गौरा देवी है, गौरा देवी हैं। और इनके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, इनको ध्यान रखना है। और जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इनके इस कार्य के लिए इन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इन्हें 1987 में राइट लिवलीहुड अवार्ड प्रदान किया गया है। और इसके अलावा इन्हें ही 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है सन 2009 में। और इनकी एक पुस्तक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, धरती की पुकार। ये पुस्तक आपको ध्यान रखना है, ये पुस्तक है सुंदरलाल बहुगुणा जी की। तो इस क्वेश्चन से हमने इतनी सारी जानकारियाँ कवर की, तो इस हिसाब से हमारा जवाब बनेगा चामोली जिला हो जाएगा उत्तराखंड में। 1973 में शुरुआत की गई है और यहाँ पर वृक्ष को घेरा बनाकर उसे काटने से रोका गया था। कहने का अर्थ है कि वृक्ष को काटने से पहले आप हमें काटिए, उसके बाद हम लोग वृक्ष को काटने देंगे। ये महिलाएं हैं जिसमें नेतृत्व करता सुंदरलाल बहुगुणा जो प्रमुख व्यक्ति थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है और इस बार हाल ही में संपन्न हुई परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। जवाब आपका विटीकल्चर हो जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ मोरीकल्चर लिखा गया है, तो इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर शहतूत की खेती की बात की जाती है। शहतूत की खेती रेशम कीट के लिए इसे हम मोरीकल्चर कहते हैं। और जबकि विटीकल्चर अंगूर की खेती संबंध है। आगे सेरीकल्चर लिखा गया है। सेरीकल्चर इसमें रेशम कीट पालन किया जाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर में होता है। तो यहाँ जवाब विटीकल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। जो अगला प्रश्न है यह लिखा गया है कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जो हार्नबिल महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। जो हार्नबिल महोत्सव है नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में। और नागालैंड की स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। स्थापना दिवस पर नागालैंड की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। 30 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई है। और नागालैंड में नागा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नागा समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है। नागा समुदाय के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। जवाब आपका नागालैंड हो जाएगा। जवाब नागालैंड हो जाएगा। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को और देखते हैं अगले प्रश्न को। लिखा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ जिम कॉर्बेट लिखा गया है। जिम कॉर्बेट जिसका वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1935 में की गई है। 1935 में की गई है और यह उत्तराखंड में पड़ेगा। उत्तराखंड में पड़ता है। जिम कॉर्बेट 1935 में स्थापना की गई, लेकिन इसका वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क है। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम है। रामगंगा नेशनल पार्क इसका वर्तमान नाम है। नेशनल पार्क इसका वर्तमान नाम है। इस पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी होकर बहती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। काजीरंगा जो असम में पड़ेगा। असम में जो राइनो के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है।
स्थल में शामिल इसे किया गया है। और रणथंभौर लिखा है जो राजस्थान में पड़ जाएगा, जो राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में पड़ जाएगा। और बांदीपुर जो कर्नाटका में पड़ जाएगा, जो कर्नाटक में पड़ जाएगा। यहाँ जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और जो असम में पड़ता है, और जो असम में पड़ता है। और बात की जाए गैंडे की, तो गैंडे का उपयोग जो गैंडा होता है, इसका उपयोग जो इसकी सींग है, इसकी सींग का उपयोग दवाओं में किया जाता है, दवाओं में किया जाता है, दवाओं में किया जाता है। और बात की जाए भारत में गैंडा परियोजना इसकी शुरुआत 1987 में की गई है, 1987 में इसकी शुरुआत की गई है। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न लिखा गया है कि जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक मेल नहीं किया गया है। कहने का अर्थ ये है इनके जो प्राकृतिक स्थान है वहाँ नहीं पाए जाते हैं, जिससे भारतीय गैंडा, अभी हमने बात की है, जो भारतीय गैंडा है असम में पाए जाते हैं। और गैंडा परियोजना जिसकी शुरुआत 1987 में की गई थी। और बाघ जो बंगाल में पाए जाते हैं, बिल्कुल ही सही दोनों हैं। आगे हाथी के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षावन बहुत ज़्यादा फेमस है, यह हाथियाँ पाई जाती हैं। और बात की गई है यहाँ पर शेर की, तो शेर हिमालय नहीं, शेर आपकी जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान, वहाँ शेर पाए जाते हैं, वहाँ पर शेर पाए जाते हैं। और हिमालय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हिम तेंदुआ जैसे जीव पाए जाते हैं। और यहाँ शेर कहा गया है, शेर के लिए राजस्थान आपका ज़्यादा फेमस है, राजस्थान। और यहाँ पर जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में पड़ेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ेगा, जो एशियाई शेर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो शेर राजस्थान और गुजरात के साइड वाला एरिया है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय गैंडा परियोजना 1987 में है। और बाघ टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में है, इंदिरा गांधी के समय चलाया गया है। और हाथी के लिए आपको ध्यान रखना है, हाथी परियोजना 1992 में शुरुआत की गई है। और जबकि एशियाई शेर के लिए इसकी शुरुआत 2018 में की गई है, एशियाई शेर संरक्षण 2018 से इसकी शुरुआत की गई है। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। यह भी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोरिंगा गरान वन्यजीव अभ्यारण्य, कोरिंगा गरान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन उड़ीसा लिखा गया है, कर्नाटक लिखा गया है, पश्चिम बंगाल लिखा गया है, आंध्र प्रदेश लिखा गया है। जो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। और जो कोरिंगा गरान वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये सफ़ेद गिद्ध के लिए फेमस है। जो सफ़ेद गिद्ध के लिए फेमस है। इनकी संख्या लगातार घट रही है और इसी वजह से सरकार द्वारा गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है। गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है 2006 में। और 2006 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है। गिद्ध संरक्षण केंद्र भी खोला गया है। गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला गया है। जो सफ़ेद गिद्ध हैं, इनकी संख्या लगातार घट रही है। इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है, कहा जाता है जब पशु जीवित रहते हैं तो उन्हें दर्द निवारक के रूप में एक दवा है जिसका नाम है डाइक्लोफेनक। ये दवा है, इस दवा का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। पशुओं को दी जाने वाली यह दवा है। और जब वह पशु मृत हो जाता है और उसके मृत शरीर का भक्षण गिद्ध द्वारा किया जाता है, तो यह दवा गिद्धों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है,
क्योंकि मरने के बाद पशुओं के अंदर इस दवा के अवशेष रह जाते हैं और इसी वजह से गिद्धों की संख्या लगातार कम होती रही है। तो यह आपके लिए डाइक्लोफेनक जो दर्द निवारक दवा है, आगामी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दवा की वजह से गिद्धों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो डाइक्लोफेनक आपको ध्यान रखना है। चलिए कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन, यहाँ भी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आरक्षित वन, भारत का जो पहला आरक्षित वन है डॉट डॉट कौन सा है? गिर है जो गुजरात में पड़ा जाएगा, गिर जो गुजरात में पड़ा जाएगा। जो एशियाई शेर, बब्बर शेर के लिए फेमस है, काजीरंगा असम में हो, असम में काजीरंगा असम में है। जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और गैंडा परियोजना 1987 में शुरुआत की गई थी। आगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ सतपुड़ा है। तो कार्बेट 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, 1935 में इसकी स्थापना की गई है। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, रामगंगा नेशनल पार्क है। तो भारत का जो पहला आरक्षित वन है उसका नाम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो पड़ा जाएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ये पहला आरक्षित वन है। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को और देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, कि मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। नीलगिरी जीवमंडल भंडार जो सबसे पहले शामिल किया गया है सन 2000 में, सन 2000 में, और सबसे अंतिम में शामिल किया गया है, सबसे अंतिम में पन्ना को शामिल किया गया है, पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, 2020 में से शामिल किया गया है। 2020 में कुल 18 जीवमंडल हैं, कुल 18 जीवमंडल भारत में हैं और जिनमें से 12 जीवमंडल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, यूनेस्को की सूची में शामिल है। यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस में पड़ा जाएगा, पेरिस में, और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, 1946 में इसकी स्थापना की गई है। और अगला ऑप्शन लिखा गया है सुंदरवन जीवमंडल भंडार, यह भी शामिल है। मन्नार की खाड़ी जीवमंडल भंडार शामिल है। जो कच्छ जीवमंडल भंडार है यह आपकी यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। तो जवाब हमारा बन जाएगा कच्छ जीवमंडल भंडार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? जो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसका पूर्व में पहले क्या नाम हुआ करता था? पहला ऑप्शन लिखा गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में पड़ा जाएगा, महाराष्ट्र में पड़ा जाएगा। और अगला लिखा गया है काजीरंगा जो असम में पड़ा जाएगा, जो असम में पड़ा जाएगा। रणथंभौर जो राजस्थान में है, जो राजस्थान में है, जो राजस्थान में है। और केवलादेव भी राजस्थान में ही शामिल है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व में क्या नाम था? जवाब आपका है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम पूर्व में भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये सारस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जो सारस के लिए यहाँ पर कहा जाता है, साइबेरिया से यहाँ सारस आते हैं, साइबेरिया से यहाँ सारस आते हैं। और हमेशा जो शरद ऋतु है, सर्दी के मौसम में साइबेरिया से सारस आते हैं और इन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षी आते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो साइबेरिया क्षेत्र से सारस आते हैं उसके लिए जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है कि कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? तो कहने का अर्थ ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा अभिकारक है, ऐसा कौन सा एजेंट है जो अग्निशमन आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, वह ओजोन के लिए नुकसान पहुंचाता है, ओजोन गैस की परत को नुकसान पहुंचाता है। जो ओजोन है इसका रासायनिक संगठन O3 होता है, O3 होता है और समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में इसकी परत पाई जाती है। और इसकी परत की जो मोटाई है
मोटाई मापने की जो इकाई है, इसकी मोटाई जो मापने की इकाई है जिसे हम डाप्सन कहते हैं, तो समताप मंडल हमारे वातावरण की, हमारे वायुमंडल की 5 परतों में से दूसरी परत जिसे हम सप्ताप मंडल कहते हैं वहाँ पर पाई जाती है और इसे मापने की कई डाप्सन होती है। रासायनिक संगठन उत्तरी होता है। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? जवाब आपका हैलोन हो जाएगा। हैलोन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा और यहाँ लिखा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपका ऑप्शन बन सकता था अगर यहाँ यह लिखा ना गया होता अग्निशमन अभिकारक, क्योंकि आग बुझाने के लिए हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और जबकि हैलोन का प्रयोग हम आग बुझाने के लिए भी करते हैं और यह हमारी ओजोन को नुकसान भी पहुंचाती है। ओजोन परत जो परावैज्ञानिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। लिखा गया है कि इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बता दिया है जो पद्म विभूषण अवार्ड हैं 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को दिया गया था और यहाँ मेधा पाटकर लिखा गया है। मेधा पाटकर, तो मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है पर्यावरण गोल्डमैन पुरस्कार। पर्यावरण गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया है। पर्यावरण गोल्डमैन पुरस्कार इन्हें दिया गया है। पर्यावरण गोल्डमैन पुरस्कार से मेधा पाटकर को सम्मानित किया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट का नाम भी चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जहाँ से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा है। और यहाँ पर एक महिला है जिनका नाम गौरा देवी है। उत्तराखंड के चामोली जिला से 1973 में इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, आंसर आपका सुंदरलाल बहुगुणा बन जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा इसका जवाब होगा। किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण की बात किया जा रहा है? तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को और देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? तो चिपको आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है ढूंढना आपको। तो चिपको आंदोलन 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। चामोली जिला उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, ये दोनों नाम जुड़े हैं और एक महिला जिनका नाम गौरा देवी है। गौरा देवी ये भी इसी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन ए और बी आपका बिल्कुल सही बनेगा। ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से है और जबकि विनोबा भावे भूदान आंदोलन से हैं। भूदान आंदोलन से इनका संबंध है और इसकी शुरुआत 1951 में की गई है। 1951 में इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? आपको ध्यान देना है, जो हमारी पृथ्वी है इसको 2 भागों में बांटने वाली रेखा जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है, इस लाइन पे पड़ने वाले देश जहाँ पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात की सिचुएशन होती है। यहाँ पर अच्छी खासी धूप होती है और यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर धूप होती है और धूप की वजह से यहाँ बारिश भी होती है और बारिश की वजह से यहाँ भी जीव हैं उनमें विविधता पाई जाती है। यहाँ पर जीवों की बहुत सारी वैरायटियाँ पाई जाती हैं। तो इस क्षेत्र में स्थित सभी देश, लगभग जो 17 देश हैं, 17 देश पूरी दुनिया की 70% जैव विविधता इन्हीं 17 देशों में पाई जाती है। इन्हीं 17 देशों में पाई जाती है। दुनिया की 70% जैव विविधता इन्हीं 17 देशों में पाई जाती है, जो इन पर लगभग स्थित हैं। और इस हिसाब से हमारा जवाब पेरू हो जाएगा। पेरू इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? जवाब आपका पेरू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को और देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, लिखा गया है कि गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? जो जनहित याचिका है इसकी शुरुआत जस्टिस P.N. भगवती के समय की गई थी। P.N. भगवती जो जस्टिस है, जस्टिस P.N. भगवती के समय 1980 में की गई है। 1980 में की गई है। यहाँ पूछा जा रहा है
कि गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या के लिए समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? आंसर हो जाएगा जो एमसी मेहता बनाम भारत संघ है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, यही याचिका है और इसे 1986 में दायर किया गया है। 1986 में इसे दायर किया गया है और कुछ समय बाद नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना जिसका संबंध गंगा नदी की सफाई से है, 2014 में शुरुआत की गई। 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत भी की गई है और नमामि गंगे परियोजना का संबंध गंगा नदी की सफाई को लेकर है। आप देखते हैं जो गंगा नदी है बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है। आपके शहर हैं वहाँ से जो गंदे नाले आते हैं, कंपनियों के गंदे नाले नदियों में लाकर मिलाए जाते हैं और इसीलिए गंगा नदी का पानी दूषित हो गया है। और गंगा जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ नदी मानी जाती थी, हालांकि वर्तमान में भी माना जाता है, लेकिन उतनी स्वच्छ अब रह नहीं गई है। क्वेश्चन लिखा गया है कि वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? क्वेश्चन लिखा गया है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। हालांकि जवाब आपने ढूंढ ही लिया होगा क्योंकि आपकी नज़र कहीं न कहीं यहाँ तक आ गई होगी। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ध्यान दें। तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून में इसका मुख्यालय है और जो पड़ेगा उत्तराखंड में। तो वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन का कौन सा है? जवाब आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इसकी स्थापना 1987 में की गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? और हमने इस क्वेश्चन का जवाब आपको कब के बता दिया है, आप ढूंढ लीजिए इस क्वेश्चन का जवाब। भारत में हाथी परियोजना इसकी शुरुआत 1992 में की गई है। 1987 में गैंडा परियोजना शुरुआत की गई है। गैंडा परियोजना 1987 में। और बात की जाए 1973 में, तो यहाँ बाघ के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। 1987 में गैंडा है और 2006 में गिद्ध संरक्षण की शुरुआत की गई है। और 2018 में एशियाई शेर इनके संरक्षण की शुरुआत की गई। 1973 बाघ, 2006 गिद्ध और 2018 एशियाई शेर, 1992 हाथी, 1987 गैंडा के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीवन निधि, जिसे हम WWF कहते हैं, WWF कहा जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहा जाता है। विश्व वन्य जीवन निधि का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ग्लैंड में है और ग्लैंड है कहाँ? तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ जाएगा। स्विट्जरलैंड में पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में ग्लैंड पड़ेगा। और इसकी स्थापना जो WWF है, इसकी स्थापना 1961 में की गई है। 1961 में इसकी स्थापना की गई है। जो इसका प्रतीक है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पूछा गया है कि WWF का प्रतीक क्या है, तो आप ध्यान रखना इसका प्रतीक ज्वाइंट पांडा है। तो ज्वाइंट पांडा इसका प्रतीक बनाया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जिसे वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है? तो हालांकि जो वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका केरल में पड़ेगा, ये आपका केरला में पड़ जाएगा। पहला ऑप्शन कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य है, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य है और बखीरा तुम उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका जवाब बनेगा कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुमारकोम अभ्यारण्य वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जो केरला में स्थित है। देखते हैं अगले प्रश्न, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष भारतीय वन सेवा, जिसे हम IFS कहते हैं, भारत में 3 प्रकार की अखिल सेवाएं हैं। जो भारत है 3 प्रकार की अखिल सेवाएं हैं जिनमें हम जानते हैं
एक IAS होता है, एक IFS होता है और एक IPS होता है। और इनमें से पूछा गया है IFS, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसकी शुरुआत 1966 में की गई है। 1966 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जब भी देश के अंदर आपदा आती है तो उसके लिए एक टीम है जिसे हम NDRF कहते हैं। इसका गठन 2005 में किया गया है और उसी से जुड़ा हुआ आयोग भी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष, इसकी स्थापना 2005 में की गई है। इसकी स्थापना 2005 में की गई है और जो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होता है। जब भी देश के अंदर आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, इस टाइम पे इससे जो लोग प्रभावित होते हैं उनको राहत पहुंचाना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का काम है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। जवाब आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। और प्रधानमंत्री इसके अलावा जो नीति आयोग है उनके भी अध्यक्ष होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो दक्षिण अमेरिका, यहाँ आपको मैप दिख भी रहा होगा, दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? आप जानते हैं कि जो अमेज़न का जंगल है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। आपका जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ब्राज़ील आपका हो जाएगा। और अमेज़न, जिसे हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त जो शेफल है और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें वाष्प भरी होती है जो स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है। आपने देखा होगा जो ट्यूब लाइटें होती हैं इनको तोड़ते हैं तो इनके अंदर एक गैस भरी होती है, एक वाष्प गैस भरी होती है और जिसे हम बोलते हैं पारा। तो पारा इसका जवाब हो जाएगा। तो पारे की वाष्प ट्यूब लाइट के अंदर भरी होती है और जो पारा होता है स्वभाव से जहरीला होता है। अगर पारे की मात्रा पानी में मिल जाए तो इससे पानी में अगर मिल जाए तो एक रोग हो जाता है और इसे हम कहते हैं मिनी माता कहते हैं। तो पारे की वजह से एक रोग है जिसका नाम है मिनी माता। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस जल प्रदूषक की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है? आपका जवाब पारा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर होना चाहिए? कहने का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति को कम से कम कितना पानी मिलना चाहिए कि वह साफ सफाई का ध्यान रख सके, अपने कपड़े धुल सके और भोजन कर सके। इसके लिए कम से कम एक व्यक्ति को एक दिन में कितने पानी की आवश्यकता होनी चाहिए? आंसर 50, 20, 75 और 10 लिखा गया है जिसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 50 लीटर एक व्यक्ति के लिए औसतन पानी माना गया है कि एक व्यक्ति को 50 लीटर पर डे पानी चाहिए कम से कम कि वह आसानी से साफ सफाई और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था और हमने पूरे 25 प्रश्न इस श्रृंखला में देखे हैं और 25 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ये सारे प्रश्न आपके आगामी एग्ज़ामों में पक्का कहीं न कहीं फंस जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वक्त भी हो चला है आपसे विदाई का। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में और साथ देखेंगे पर्यावरण के 25 प्रश्नों को। तब तक ले जय हिंद।